नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम ईवीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है जो बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उनका तुलनात्मक विश्लेषण भी है और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया भी गया है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सीटेट में पूछ ले, आप उनको गलत नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लोथ नामक जानवर के बारे में सही है? स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटकर सोते हैं। बी ऑप्शन है, स्लोथ लगभग 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दिन में लगभग 20 घंटे सोने में बिताते हैं। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में 24 घंटे पत्तियां खाने में बिताते हैं। स्लोथ लगभग 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दिन में 5 घंटे सोते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं और उसका जो बिल्कुल सही प्रश्न जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ये कि स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो और स्लोथ के बारे में क्या क्या बताया गया है ये पढ़ लेते हैं। हिंदी व्याख्या बता रखी है इसकी, और इंग्लिश जो वर्जन है वो भी दे रखा है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो अगर इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा देने वाले हो तो हिंदी व्याख्या दे रही कि स्लोथ मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अद्वितीय स्तनधारी हैं। वे भालू जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल अलग होते हैं। एक स्लोथ लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और इस जीवन काल में वह केवल 8 पेड़ों पर घूमता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 साल तक उसकी पत्तियां खाते हुए रहता है। तो स्लोथ ही एक विशेष जानवर है जो अफ्रीका, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका की बात कर रही है, वहाँ रहता है। तो और क्या क्या बातें देखो, इसका तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है स्लोथ और भालू का। सोने के तरीके के बताया गया है कि 17 घंटे उल्टा लटक कर, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। भाई ये ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी सीट में पूछ लिए जाते हैं। और भालू जो है सर्दियों में शीत निद्रा लेते हैं। जीवन काल इनका 40 वर्ष है और भालू का 15 से 25 वर्ष है। और भोजन जो है उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं जहाँ पर स्लोथ रहते हैं। एक ही पेड़ पर लगभग 5 साल ये बिता देते हैं। और भालू जो है सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये जो स्मार्ट रिवीजन कैप्सूल स्लोथ फैक्ट है इनको भी देख सकते हो। लेकिन हम चलेंगे, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के संदर्भ में उनकी सामाजिक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता रहा है। सबसे बुजुर्ग नर हाथी सभी निर्णय लेता है और झुंड का नेतृत्व करता है। झुंड में केवल नर हाथी और छोटे बच्चे शामिल होते हैं। सी ऑप्शन है, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की नेता होती है जिससे 10-12 मादाएं और बच्चे होते हैं। नर मादा अपने पूरे जीवन काल के लिए झुंड में बने रहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो सी है, क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो एक समय के बाद झुंड को छोड़ देते हैं। तो उनका झुंड में रहना, यहाँ जो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में नर हाथी झुंड में रह रहा है वो गलत है हमारे पास। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा हाथी और उसके बच्चे होते हैं। सबसे बुजुर्ग मादा हाथी स्वतः ही पूरे झुंड की नेता बन जाती है। मीन्स जब नर हाथी झुंड को छोड़ के जा रहा है, कोई उसमें नर नहीं बचेगा, तो मादा हाथी जो सबसे बड़ी है वो स्वतः ही नेता बन जाएगी। नर हाथी केवल 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, जिसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले घूमते हैं। तो ये जो बहुत अच्छी जानकारी दी गई है यहाँ पर। और नर हाथी और मादा हाथी का जो कंपैरिजन जो दे रखा है यहाँ पर उसको भी देखेंगे हम। सदस्यता क्या रहती है? मादा हाथी आजीवन सदस्य रहती है झुंड की, और नर हाथी 14 से 15 वर्ष के बाद झुंड को छोड़ देते हैं। नेतृत्व, सबसे बुजुर्ग मादा नेतृत्व करती है, कोई नेतृत्व भूमिका नहीं रहती। मतलब नर हाथियों का कोई झुंड नहीं होता, वो सेपरेट ही घूमते हैं भाई। और दैनिक भोजन 100 किलोग्राम पत्तियां खाते हैं और मादा हाथी भी 100 किलोग्राम पत्तियां लगभग दिन में खा जाती है। An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. तो ये जो बात ऊपर बता रखी वही यहाँ जो कोर मैट्रिक्स है इनमें दे रखा है। और जो सोने के बारे में बताया गया है, एलिफेंट स्लीप मोर देन फॉर ओनली 2 to 4 आवर इन ए डे। तो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं भैया हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कीट भक्षी पौधा
कीट बक्षी पोधा नेफेंथिस घटपर्णी भारत के किस विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है? तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर ये जो कीट जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चूँकि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए मेघालय में ही कीट बक्षी पोधा जो नेफेंथिस है, जिसको हिंदी में घटपर्णी कहा गया है, वो पाया जाता है भारत के मेघालय राज्य में। तो इसके बारे में जो विशेष हिंदी व्याख्या दे रखी है उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। नेफेंथिस एक विशेष कीट भक्षी पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। भारत में ये विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का मूल निवासी है। यह मिट्टी से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस तंत्र को विकसित करता है। तो जो ये विशेष पौधा है जो कीटों को खाता है, जहाँ तक कि मेंढकों, चूहों को भी खा जाता है, उसके बारे में बता रखा है। और ये जो तुलनात्मक विश्लेषण दे रखा है नेफेंथिसिस का और नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स का। नाइट्रोजन स्रोत कहाँ से लेते हैं? फंसे हुए कीड़ों से। ये जो नेफेंथिस है, जो विशेष पिचर प्लांट है, ये फंसे हुए कीड़ों से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। और जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो सीधे मिट्टी से करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसका? लो नाइट्रोजन सॉइल मेघालय। मेघालय में मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये पौधे इन कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और वाइड स्प्रेड फर्टाइल प्लेन्स, और जो नॉर्मल पौधे हैं, ये जो फर्टाइल प्लेन होते हैं, जो मैदान होते हैं हमारे उपजाऊ मैदान, उनमें ये नॉर्मल पौधे पाए जाते हैं। अट्रैक्शन टूल, आकर्षण का साधन, विशेष मीठी सुगंध। ये जो पिचर प्लांट है, कीट भक्षी जो प्लांट है, ये विशेष मीठी सुगंध छोड़कर इन कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इनमें चमकीली पंखुड़ियाँ होती है सामान्य पौधों में। और ये जो प्लांट मैकेनिक्स, हाउ नेफेथिन्स हंट द पिचर shape, it has a pitcher like shape and the mouth is covered by a leaf lid. The aroma it emits a special smell that attracts insects to its rim. The trap, as soon as the insect lands, it slips inside the gates tightly trapped. तो ये जो ऊपर जो बातें वही बताई गई है कि भैया ये जो पिचर प्लांट है, इसमें ये अपना शिकार किस प्रकार से करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हमारा रेगिस्तान के में जो ओक नाम का जो पेड़ पौधा पाया जाता है, उसके बारे में सही विकल्प का चुनाव करना हमें। ये अबू धाबी में पाए जाने वाला एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है जिसके तने में स्थानीय समुदाय के लिए पानी जमा रहता है। यह राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक झाड़ी है जिसमें भारी पत्तियां होती हैं। यह एक ऐसा पेड़ है जो केवल संरचनात्मक जल निकायों में उगता है। तो हमारे राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन इसका जो मूल है ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक पेड़ है जिसके तने में स्थानीय समुदाय के लिए पानी जमा रहता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और इसका और अध्ययन कर लेते हैं। हिंदी व्याख्या दे रखी है, तुलनात्मक विश्लेषण दे रखा है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के सूखे क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक पेड़ है। इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, पेड़ की लंबाई से लगभग 30 गुना तक, जब तक कि वे जल स्तर को न छू लें। यह पानी सीधे पेड़ के तने में जमा होता है और स्थानीय लोग पानी की कमी के दौरान इसे पीने के लिए पतले पाइपों का उपयोग करते हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले ओक जो वृक्ष है उसकी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। और राजस्थान में एक पेड़ और पाया जाता है जिसे खिजड़ी कहते हैं। इनका अभी तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है। तो स्थान के बारे में बताया गया। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मूल पौधा है और खिजड़ी हमारे राजस्थान का है। वाटर जल कार्य क्या है? तने में पानी संचित करता है और बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है खिजड़ी को। औषधीय उपयोग इसका नगण्य है रेगिस्तानी ओक का। और खिजड़ी जो है उसकी छाल का उपयोग दवा के लिए किया जाता है। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है पूछने वाला। निम्नलिखित में कौन सी अवधि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन के लिए आदर्श मानी जाती है? तो कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर। ये जो अवधि होती है, यहाँ पर जो
रेगिस्तान सॉरी अब बिहार के क्षेत्र में फसलों में फूल आते हैं और उस दौरान जो मधुमक्खियां हैं शहद का निर्माण करती है, इसलिए यह जो समय है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उचित है। बिहार जैसे क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर की अवधि सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मधुमक्खियां इन विशिष्ट महीनों के दौरान अपने अंडे देती हैं। लीची के फूल जो फरवरी में खिलते हैं इन मधुमक्खियों को भारी मात्रा में आकर्षित करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन भी दे रखा है। जो मक्खी का प्रकार है और मुख्य जिम्मेदारी है, देखो ये मक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें एक होती है रानी मक्खी। रानी मक्खी का क्या काम होता है? अंडे देती है। प्रति छत्ता एक मादा होती है, इसमें सिर्फ जो रानी मक्खी होती है हर छत्ते में एक ही होती है। और श्रमिक मक्खियाँ वर्कर बीज रस इकट्ठा करती हैं। सभी अनुर्वर मादाएं ऑल स्टेराइल फीमेल्स, और जितनी भी मादाएं होती हैं वो सब श्रमिक मक्खियां होती हैं जो फूलों से जाकर उनका रस इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती है। मेल बीज, अब ये नर मक्खियां, उनका क्या काम है? कोई विशेष काम नहीं, संख्या में कम होते हैं छत्ते में। तो ये जो विशेष जानकारी थी आशा करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक छात्र कहता है हमारे क्षेत्र में हमें सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने का मन करता है हम पास के होटल में जाते हैं और लिंग हू फैन ऑर्डर करते हैं। ये छात्र कहाँ का होना चाहिए? तो छात्र ने बताया कि वो सांप खाता है, सांप का सूप पीता है मूल रूप से, और उस डिश का नाम है लिंग हू फैन। तो ये जो डिश है ये हांगकांग की विशेष डिश है जिसमें सांप का सूप बनाया जाता है। तो जो बी आंसर हमारा हांगकांग वो बिल्कुल ठीक है। लिंग हू फैन सांप के मांस का उपयोग करके तैयार किया जाने वाला एक लोकप्रिय सूप व्यंजन है और यह हांगकांग में खाया जाने वाला एक पारंपरिक व्यंजन है। बच्चों को सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना सिखाने के लिए सीटेट ईवीएस में क्षेत्रीय भोजन विविधता का परीक्षण किया जाता है। तो सीटेट में जो क्षेत्रीय विशिष्टताएं हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशिष्टताएं, खान पान की आदतें, वहाँ की पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर हर इंसान की विकसित होती है, हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे वो सांप खा रहा है तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे ये तो बहुत ख़राब है। नहीं नहीं, ये उनकी पर्यावरण दशाओं के आधार पर उनकी जो आदतें हैं वो विकसित हुई है। तो जो नेक्स्ट जो दे रखा है इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण, प्रसिद्ध व्यंजन और मुख्य सामग्री। देखो हांगकांग का ये जो क्वेश्चन है, ये जो तुलनात्मक विश्लेषण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। हांगकांग का लिंग हू फैन है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। केरल का उबला टेपिकोवा है जो कंद वहाँ की एक विशेष जड़ होती है उससे और नारियल से मिलकर बनता है। उबला टेपिकोवा, आप टेपियोका आपको याद रखना है। और गोवा के लोग नारियल तेल में मछली बनाते हैं और समुद्री मछली मुख्य सामग्री इसका है। और इसी तरीके से आपको बताते हैं कि कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि एक छात्र कहता है कि जो आज मैंने शाम को जो सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाया था, तो आप बताइए कि छात्र कहाँ का रहने वाला है। तो इस प्रकार से सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो तुलनात्मक विश्लेषण है ये आपको ये बताएगा, ये इस बात का कॉन्फिडेंस देगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ लिया जाए आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। एनसीईआरटी में उल्लिखित खाद्य पदार्थों को उनके सही प्रारंभिक संरक्षण तरीकों के साथ सुमेलित कीजिए। दूध को सूखे खुले स्थान में रखते हो आप? नहीं, दूध को उबालते हैं। बिल्कुल, उसको संरक्षित करने के लिए दूध को क्या करते हैं हम? उबालते हैं। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेटते हैं, बिल्कुल सही बात है। और प्याज लहसुन को सूखे खुले स्थान में रखते हैं। तो बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है अब तक, लेकिन जो और भी ऑप्शन है उनका भी अध्ययन कर लेते हैं हम। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिख रहा है। प्याज लहसुन उबालते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए प्याज लहसुन को उबाला नहीं जाता है। पके हुए चावल को कटोरी में डालकर ठंडे पानी के बर्तन में रखें। तो सी ऑप्शन भी गलत है। हरा धनिया को खुले स्थान में रखेंगे तो हरा धनिया सूख जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
पारंपरिक संरक्षण बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। एनसीईआरटी कक्षा 5 के अध्याय आमसो 12 महीने के अनुसार दूध उबालने से वह ताज़ा रहता है। धनिये को गीले कपड़े में लपेटने से वह मुरझाता नहीं है। प्याज लहसुन को खुला रखने से वह उसमें नमी नहीं जमती है और वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पर तुलनात्मक विश्लेषण भी दे रखा है। दूध को उबालना होता है और तो दूध को उबालने का वैज्ञानिक कारण यहाँ हमारे सामने दे रखा है कि रोगाणुओं को मारता है। मतलब दूध को जब उबालते हैं तो उसमें उपस्थित सभी रोगाणु मर जाते हैं। और धनिया को गीले कपड़े में लपेटते हैं कि नमी बरकरार रखता है ये। और प्याज को सूखे स्थान पर रखते हैं, कवक सड़न को रोकता है, मतलब प्रिवेंट्स फंगल रोट। अगर आप सूखे स्थान पर रखेंगे और हवादार स्थान पर रखेंगे तो उसमें कवक उत्पन्न नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। निम्नलिखित में से भोजन पकाने के तरीकों का कौन सा समूह पूरी तरह सही है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उबालकर गूंथ कर भोजन नहीं पकाया जाता, सेक कर, तल कर, भून कर। तो ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। और आगे सी और डी देख लेते हैं। धोकर कोई भोजन पकाया जाता है? नहीं। गूंथ कर नहीं पकाया जाता। तो बी ऑप्शन सेक कर, तल कर, भून कर, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ बता भी रखा है कि भून कर हम पकाने की विधियाँ दे रखी हैं। और तैयारी के चरण, जो गूंथना होता है और बेलना होता है, ये काटना होता है, ये तैयारी के चरणों में आते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल भी देख रखे हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डॉक्टर एक मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। मरीज किस कमी की स्थिति से पीड़ित हो सकता है? तो देखो, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये आयोडीन की कमी को पूरा करती हैं हमारे शरीर में, खून की कमी को पूरा करती हैं। और एनीमिया जो नामक जो बीमारी है, जो रक्त अल्पता है, उसमें बहुत ही लाभदायक होती है। तो बी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही है। अनीमिया रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। गुड़, आंवला और पालक जैसे गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां आयरन के समृद्ध स्रोत हैं। इन्हें खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो जाता है। और यहाँ जो तुलनात्मक स्तर दे रखा है, और भी जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी बता रखा है। तो ये जो बहुत अच्छा तुलनात्मक विश्लेषण बताया गया है यहाँ पर। स्थिति एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और उसके लिए गुड़, आंवला डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। रतौंधी जो एक आँखों की बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है, और इसमें डॉक्टर आपको गाजर, पपीता खाने के लिए कहेगा। और मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। और शिनगुना पेड़ की छाल जो है इसमें बहुत उपयोगी होती है। तो आप इनको जहन में रखेंगे, क्योंकि सी टेट में इस प्रकार के तीनों से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं समय समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत की यात्रा करते समय एक छात्र देखता है कि गोवा में मछली नारियल के तेल से पकाई जाती है, जबकि कश्मीर में इसे सरसों के तेल से पकाया जाता है। यह अंतर क्या दर्शाता है? तो पूर्व में मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि कश्मीर के लोग मछली को नारियल के तेल में पकाते हैं, और कश्मीर में सरसों के तेल में पकाते हैं, और गोवा में नारियल के तेल में पकाते हैं। तो उसका कारण है कि भाई उनके जो गोवा है वो तटीय क्षेत्र में बसा हुआ है, और वहाँ पर नारियल बहुतायत मात्रा में होते हैं। तो खाने पीने की आदतें हमारी पर्यावरण जो दशाएं उनके आधार पे होती हैं। इसी कारण से वो सरसों के तेल में नारियल के तेल में पकाते हैं। तो देखते हैं क्या इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसके आंसर के लिए। कश्मीर के लोगों को नारियल के तेल की महक पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर के लोगों को भी नारियल बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन नारियल वहाँ महंगा मिलता है भैया, क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों से जो ट्रांसपोर्ट होके वहाँ जाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाता है और महंगा हो जाता है। खाना पकाने के तेल का चयन पूरी तरह से क्षेत्रीय कृषि उपलब्धता और स्थानीय पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है। तो जो ये बातें मैं पहले बता रहा था कि हमारे खाने पीने की आदतें क्षेत्रीय कृषि उपलब्धता और स्थानीय पारिस्थितिकी पर निर्भर रहती हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में नारियल का तेल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। सरसों का तेल मछली को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। तो मान लो और फिर गोवा के लोगों को भी खाना चाहिए? नहीं, ये तो क्षेत्रीय विविधता है, उनके कारण खाने पीने की आदतें विकसित होती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
ईवीएस शिक्षा शास्त्र इस बात पर जोर देता है कि आहार संबंधी आदतें भौगोलिक परिस्थिति से गहराई से जुड़ी है। गोवा प्रचुर मात्रा में नारियल के बागानों का एक तटीय राज्य है, जबकि कश्मीर एक ठंडा उत्तरी क्षेत्र है जहाँ सरसों की व्यापक खेती होती है। बिल्कुल ठीक, जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ बताया गया है। और जो तुलनात्मक विश्लेषण दे रखा है, गोवा के में पारिस्थितिक परिसंपत्ति क्या है, कोस्टल, सोल्ट वाटर, सी, पाम्स, और इसका परिणाम क्या होगा खाने पीने के लिए, समुद्र मछली और समुद्र मछली को नारियल के तेल में लोग पकाकर खाते हैं। और कश्मीर की जो पारिस्थितिक परिसंपत्ति क्या है, इनलैंड फ्रेश वाटर लेक्स कोल्ड, तो मीठे पानी की मछली सरसों के तेल में पकाकर यहाँ खाई जाती है। और की रूल्स दे रखे हैं यहाँ पर, फूड हैबिट्स आर डिटरमाइंड बाय व्हाट ग्रोज इजीली इन द लोकल सराउंडिंग्स, वही जो बातें हम बता रहे थे। और पेडागोजिकल एम क्या है, डिस्कर्ज द थिंकिंग दैट वन कल्चर्स फूड इज सुपीरियर टू अनदर, तो हमें इस बात को बिल्कुल नकारना है कि किसी एक क्षेत्र का जो भोजन है दूसरे क्षेत्र से बेहतर होता है। सभी क्षेत्र के भोजन बहुत अच्छे होते हैं और वो वहाँ की जो लोकल परिस्थितियाँ उनके आधार पर विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के मजबूत खंभों पर बने घर जो ज़मीन से 10-12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं और जिनकी छतें ढालू होती हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ज़मीन से उठाकर अगर घर बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश के कारण लोग घरों को उठाकर बनाते हैं। तो बारिश किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, असम, मेघालय, इस क्षेत्र में। तो असम जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। लद्दाख में ऐसे कोई घर नहीं बनाए जाते, मनाली में नहीं और राजस्थान में तो बनाए नहीं जाते हैं ऐसे इस प्रकार के घर। तो बी ऑप्शन और असम जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। असम में अक्सर भारी बारिश होती है जिससे बाढ़ आ जाती है। घरों में पानी घुसने से रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीण अपने घरों को ज़मीन से काफ़ी ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ढालू सतह बारिश के पानी को तुरंत नीचे गिरा देती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक था, लेकिन मूल जो बात है यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के घर हैं। देखो असम में बांस के खंभों से घर बना रखे हैं और कारण क्या है, जलवायु कारण क्या है, भारी बाढ़ आती है वहाँ पर। और राजस्थान में मिट्टी की दीवारें होती है घरों में, कारण क्या है, अत्यधिक गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस कारण मिट्टी की जो दीवारें हैं वो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती है। और लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं, पत्थर के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडा मरुस्थल है। और जो स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट, आसाम स्टील हाउस मटेरियल, लोकल बैम्बू, हाईली रेसिस्टेंट टू वाटर डिके, एलिवेशन 3 to 3.5 मीटर, और रूफ एंगल, साफ स्लोप, अवॉइड स्टेंजेंटिंग वाटर वेट ऑन टॉप, मतलब बिल्कुल एक साफ स्लोप में बनाए जाते हैं जिससे पानी उस छत पे गिरते ही नीचे आ जाए। ये इसका मूल बता रखा है यहाँ पर। और आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12वां आ गया हमारे पास साथियों। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और इनका तुलनात्मक विश्लेषण और जो विश्लेषण है बहुत ही अच्छी तरीके से एक समझाया गया है यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कि आपकी सीटेट की तैयारी में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। किस क्षेत्र के घरों में भूतल पर कोई खिड़की नहीं होती, जो विशेष रूप से जानवरों और भंडारण के लिए होती है। मोटी पत्थर की दीवारें जिन पर मिट्टी चूने का लेप होता है और सपाट लकड़ी की छतें होती है। तो ये उस प्रकार के घर हैं जैसे 2 मंजिला बना दिए उन्होंने और जो नीचे वाला जो भूतल है उसमें कोई खिड़की नहीं है और उसको यूज़ कर रहे हैं ये लोग जानवरों के और अनाज भंडारण के लिए। तो ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख का क्षेत्र है, लेह और लद्दाख का, जहाँ पर जिस सर्दियों के दिनों में बर्फ़बारी होती है और लोग जो है अपने जानवरों को भूतल वाले मकान में रखते हैं। उत्तर सी है इसका बिल्कुल ठीक है। लेह लद्दाख एक ऊंचाई वाला ठंडा मरुस्थल है। लोग 2 मंजिला पत्थर के मकान बनाते हैं। अत्यधिक सर्दियों के दौरान परिवार पशुओं के साथ गर्म रहने के लिए बिना खिड़की वाले भूतल पर चले जाते हैं।
गर्मियों में फल और अनाज सुखाने के लिए सपाट छतों का उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन भी देख लेते हैं राजस्थान में और लद्दाख में कैसे घर बनाए जा रहे हैं। तो दीवार लद्दाख के घरों की होगी चूना, मिट्टी, पुते पत्थर, और राजस्थान में होगी मिट्टी दीवार, मोटी मिट्टी की दीवारें। छत कैसी बनाई जाएगी? सपाट लकड़ी की, फ्लैट वुडन लोग्स से। और राजस्थान में कटीली झाड़ियों की छत बनाते हैं। तापमान गर्मी को अंदर रोकता है, और जो राजस्थान के घर होते हैं वो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देते हैं। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो ग्राउंड फ्लोर, जीरो विंडो, ये आर्किटेक्चरल लेआउट ऑफ ए लद्दाखी हाउस दे रखा है। लद्दाख का हाउस कैसे होता है, तो इसका अध्ययन हम पूर्व में ऊपर कर चुके हैं, वही इसमें बता रखा है। यहाँ रूफ फंक्शन दे रखा है, देख लो एक बार कि छत का जो है वो क्या उपयोग हो सकते हैं। क्योंकि वो सपाट छत बनाते हैं, इसलिए गर्मियों के दिनों में रेड चिल्लीज, गोल्डन कोर्न एंड डंग केक्स आर लेड आउट टू ड्राई, मतलब इन सबको वहाँ पर रख देते हैं सूखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल है, ये घरों की निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषता को उनके सही भौगोलिक स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। कटीली झाड़ियों वाली मिट्टी के घर मनाली में नहीं, ये राजस्थान के घरों की विशेषता है। कटीली झाड़ियों वाले मिट्टी के घर राजस्थान, ढालू छतों वाले पत्थर लकड़ी के घर मनाली, भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। ऊंचे बांस के घर राजस्थान में नहीं बनाए जाते। सपाट मिट्टी की छतें आसाम में ढालू और बांस की छतें बनाई जाती है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है। कटीली झाड़ियों के घर मिट्टी के और जो मिट्टी से बने हैं राजस्थान में, और ढालू छतों वाले घर मनाली में पाए जाते हैं। राजस्थान गर्म मरुस्थल में मोटी मिट्टी की दीवारें आंतरिक स्थानों को ठंडा रखती हैं। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। मनाली पहाड़ी बर्फ वाला क्षेत्र में बर्फ और बारिश को आसानी से गिराने के लिए पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। इनकी छतें ढालू होती है। और तुलनात्मक विवरण भी दे रखा है। स्थान दे रखा है राजस्थान, और मुख्य चुनौती क्या है? राजस्थान की हाई टेम्परेचर है, सोलर ग्लेयर है, मतलब सूर्य की किरणें बहुत तेज आती है वहाँ पर। और डिजाइन कैसा होगा वहाँ के ग्रामों का? थिक मड वॉल्स, मोटी मड से बनी हुई दीवारें। थोरनी, किक्कर, थैच, मीन्स जो किक्कर जो पेड़ है वहाँ के जो कटीली झाड़ियाँ हैं उनसे जो छत है वो बनाई जाती है। मनाली में हैवी स्नो एंड रेनफॉल होता है वहाँ पर। स्लैंटिंग रूफ मेड ऑफ स्लेट वुड, तो जो बिल्कुल स्लोप में बनाई हुई जो छतें हैं जो किससे? स्लेट हो या लकड़ी की बनाई जाती है। कश्मीर के घर कैसे होंगे? वाटर बॉडी लिविंग, ब्यूटीफुल इंट्रिक्ट वुड क्रेविंग, तो ये कश्मीर के घरों की विशेषता है। टिप दे रखा है यहाँ पर, सर्व रूफ एंड वुड ट्रीटमेंट, नीम एंड कीकर वुड लॉग्स आर लेड अक्रॉस द सीलिंग रेफर्स इन राजस्थान एंड मड हाउसेज बिकॉज दीज वुड्स आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू टर्मिनेट अटैक्स। तो ये नीम और कीकर के बारे में बताएगा, इसका उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी तार और लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करके पेड़ पर बहुत ऊंचा घोंसला बनाता है और स्वयं अपने अंडे नहीं देता, बल्कि एक कोयल को अपने घोंसले में अंडे देने की अनुमति देता है? तो कौवा इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारे सामने। कौवे लोहे के तार, टहनियों और लकड़ी के टुकड़े जैसे मजबूत घटकों का उपयोग करके पेड़ों पर ऊंचे घोंसले बनाते हैं। कोयल घोंसला नहीं बनाती और चालाकी से अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा इन्हें अपने अंडे समझकर सेता है। तो यहाँ पर विश्लेषण दे रखा है, आगे चलते हैं। जो तुलनात्मक विश्लेषण दे रखा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। कौवा जो है तार और टहनियों के माध्यम से घोंसला बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाता है, और जो टोव है वो साधारण टहनियों से बनाती है और कैक्टस के कांटों के बीच बनाते हैं, और जो टेलर बर्ड है वो छिले हुए पत्तों से और छोटी झाड़ियों से घोंसले बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति में नर पक्षी सुंदर ढंग से डिजाइन किए हुए लटकते हुए घोंसले
बुनता है, जबकि मादा पक्षी अंडे देने के लिए सबसे अच्छा घोंसला चुनने के लिए उन सभी का निरीक्षण करती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये टेलर बर्ड की है, जिसे हिंदी में बुनकर पक्षी बया बोलते हैं, या सॉरी वीवर बर्ड भी बोलते हैं इसको। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बुनकर पक्षी बया प्रजाति में केवल नर पक्षी घास की पट्टियों से जटिल लटकते हुए घोंसले बुनते हैं। मादा बुनकर पक्षी उड़ती है, विभिन्न नरों द्वारा बनाए गए सभी उपलब्ध घोंसलों का मूल्यांकन करती है और सबसे मजबूत और सबसे सुंदर घोंसला चुनती है। तो यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन भी दे रखा है बया का, और जो इंडियन रूबिन जो कलचिड़ी है उसका, और सनबर्ड शकरखोरा का। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों, इस प्रकार से हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आपको अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए रोज़ बनाता रहूँ और आपकी सीटेट की तैयारी के लिए मैं एक सहयोग करूं, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो ये वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।